गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो पूरा कमेंट करके बताएंगे। क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास का टाइमिंग इसी टाइम है ना, 7:25, 7:25 में क्लास का टाइमिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने पोस्टिंग देख लिया था, जरा हिंदी में कहेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक बुक देख रहे थे। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं डालते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास का मतलब रिकॉर्डिंग क्लास नहीं डालते हैं क्या? रिकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्डिंग क्लास आपको जो लाइव क्लास हो गया वहीं आपको रिकॉर्डिंग क्लास उपलब्ध रहेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे का क्लास अवेलेबल नहीं है। फ्राइडे का क्लास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसे चेक कर लेंगे। ऐसे फ्राइडे का क्लास आपको अवेलेबल होगा। सैटरडे और संडे क्लोज था। फ्राइडे का क्लास होगा वहाँ पे। चेक करके हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ऐप पे ही। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पोस्टिंग देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सभी देख लिए थे। कुछ अन्य चीजें हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी जनरल जनरल यानी रोज नामचा और खाता बही का अध्ययन किए हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेंगे। रोकड़ बही से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जैसे आपका व्यापार बड़ा होता जाएगा तो पोस्टिंग और रोजमांचा की संख्या अधिक होती जाती है। तो इसी के समाधान के लिए एक रोकड़ बही बनाया जाता है। जितनी भी आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है उसके लिए एक अलग से क्या है, बुक क्रिएट किया जाता है, यानी रोकड़ बही बनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और स्टार्टिंग में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा था। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जब व्यवसाय का विस्तार हो जाता है तो लेन देन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ऐसे में सभी सौदों को जनरल यानी रोज नामचा प्रविष्टि बोझिल हो जाता है। क्या होता है, ज्यादा ट्रांजेक्शन होने के बाद जो जनरल है वो बोझिल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसलिए इन्हें आसान करने के लिए विशिष्ट रोज नामचा में अभिलेखित किया जाता है। यानी जो विशिष्ट जनरल है उसमें अभिलेखित किया जाता है। विशिष्ट रोज नामचा को दैनिक पुस्तकें अथवा सहायक पुस्तकें कहा जाता है। तो जब हम लोगों ने जनरल किया था तो उस समय हमने बताया था दैनिक पुस्तक और सहायक पुस्तक। तो ये नोट करने की चीज नहीं, ये सिर्फ समझने की बात है कि जब व्यवसाय आपका विस्तार होते जाती है, आपकी कंपनी बड़ा बनते जाएगी, तो जो लेन देन है वो उसकी संख्या बहुत बड़ा होते चले जाते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए, इसकी जनरल एंट्री अधिक हो जाने के कारण जो बोझिल टाइप का हो जाता है, उससे बचने के लिए विशेष जनरल का अभिलेख किया जाता है। तो सबसे पहले जो देखे थे वो रोकड़ बुक, विशिष्ट रोज नामचा में जो आता है वह रोकड़ बही, रोकड़ राम रोज नामचा वही भी किसे कहते हैं, रोज नामचा वही भी कहते हैं। क्रय पुस्तक,
विक्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक और मुख्य रोज नामचा। तो ये स्टार्टिंग की क्लास के पार्ट 1 में इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं कि क्रय पुस्तक में कौन से लेखे लिखे जाते हैं, या आपने यूट्यूब पे एमसीक्यू किए होंगे तो क्वेश्चंस आपके आए थे। तो यूट्यूब पे जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो आपके किसी न किसी एग्जाम में, कॉमर्स के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वह रोकड़ बही हम लोग देख लेते हैं। क्या कैश बुक को हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें नगद प्राप्ति व भुगतान से संबंधित सभी लेन देन का अभिलेख करते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि रोकड़ बही यानी जो कैश बुक है उसमें किसकी एंट्री करते हैं, जो कैश में आपने रिसिप्ट या पेमेंट किए हैं। क्या कैश में आपने रिसिप्ट या पेमेंट किए हैं, यानी आपने जो प्राप्त किया या भुगतान किया है कैश में, उसकी एंट्री रोकड़ बुक में की जाती है। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट आपको शाम में 7 PM पे एमसीक्यू की क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे उसमें भी है। चलिए यहाँ पे देखेंगे रोकड़ बुक के बारे में हम लोग देख रहे थे कि रोकड़ बुक में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि रोकड़ बुक में किसकी एंट्री की जाती है। तो एक रहेगा उधार या अन्य कैश संबंधित। तो आपको ध्यान देना है कि रोकड़ बुक में आप लोग को नगद जो प्राप्ति है भुगतान होते हैं उसी से संबंधित अभिलेख किया जाता है, जनरल रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो मेन जो रोकड़ बुक को याद करने वाला पॉइंट है वह है कि रोकड़ बही में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी रिकॉर्डिंग उसी ट्रांजैक्शन की होगी रिकॉर्डिंग जिसका प्राप्ति या भुगतान कैश में किया गया है, यानी नगद में किया गया है। क्रेडिट सेल या परचेज को हम लोग इसमें एंट्री नहीं करते हैं। तो रोकड़ बुक में किसकी एंट्री होती है वो सिर्फ याद रखना है जो नगद में आपको प्राप्त किया गया हो। आगे देखेंगे इसके बाद रोकड़ बही या साधारणतः प्रति महीने बनाया जाता है, यानी कैश बुक जो है वह साधारणतः जो है जनरली आपको एवरी मंथ बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यह बही रोज नामचा व खाता बही दोनों का उद्देश्य पूरा करता है। आपको रोकड़ बही है वह जनरल एवं लेजर दोनों की जो उद्देश्य है उसको पूरा करता है। जनरल में हम लोग जनरल एंट्री करते हैं और पोस्टिंग में हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो इन दोनों को ये उद्देश्य पूरा कर देता है रोकड़ बही। तो इसके बारे में आगे देखते हैं या किस तरह से उद्देश्य पूरा करते हैं। तो एक तो याद करना है कि रोकड़ बही में कैश लेन देन का ट्रांजेक्शन होगा उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये जनरली आपको एवरी मंथ बनाए जाते हैं। और रोज नामचा और खाता बही दोनों का उद्देश्य कौन पूरा करता है, तो रोकड़ बही पूरा करता है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव इससे आएंगे। आगे देखेंगे रोकड़ बही जो है मूल प्रविष्टि का बही कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मूल प्रविष्टि की बही किसे कहा जाता है, तो रोकड़ बही को कहा जाता है। रोकड़ बही को कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे रोकड़ बही की कितनी प्रकार है वो हम लोग देख लेते हैं। एक रोकड़ बही, एक स्तंभीय रोकड़ बही सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड आपको है डुअल कॉलम कैश बुक, और थर्ड आपका है खुदरा रोकड़ बही यानी पीटी कैश बुक। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि रोकड़ बही के जो प्रकार हैं वो है एक स्तंभीय, सिंगल कॉलम, डुअल कॉलम और पीटी कैश बुक। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सिंगल कॉलम को देखेंगे, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम और खुदरा रोकड़ बही सब सिर्फ जो आपका वो ध्यान में रखने की चीजें हैं कि यदि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। जो पॉइंट है वो नोट करेंगे। सॉरी, एक स्तंभीय रोकड़ कैश बुक को हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक स्तंभीय रोकड़ कैश बुक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक स्तंभीय जो कॉलम कैश बुक है इसमें जो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आपको विजुअल होंगे। जो रोक यहाँ पे ध्यान देंगे कि बना तो रहे क्या रोकड़ बही, इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी कैश में ट्रांजेक्शन होगी, यानी नगद में ही ट्रांजेक्शन होगी। उम्मीद है कि विजुअल होंगे। यहाँ पे देखेंगे कि एक स्तंभीय कैश बुक जो है उसमें जो लेन देन है
वो रोकड़ बही की ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ था यहाँ पे, जो एक स्तंभीय रोकड़ बही है। क्या है एक स्तंभीय का मतलब हुआ कि जो भी स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, एक तो डेट हो जाएंगे, विवरण यानी पार्टिकुलर, यानी ये जनरल फोलियो, और अमाउंट तिथि विवरण, और ये आपको जनरल फोलियो के साथ साथ राशि की बात करती है। इसमें जो एक स्तंभीय रोकड़ बही है, इसमें जो कैश का ट्रांजैक्शन है उसी का एंट्री किया जाता है। तो स्ट्रक्चर नीचे देख लिए हैं। जो कैश का ट्रांजैक्शन होगा, जो प्राप्ति होगी, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया, 100 रुपया कैश में प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपया कैश में, कैश रिसीव लिखेंगे। प्राप्ति यहाँ पे है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड आपके यहाँ। तो प्राप्ति में कितना लिखेंगे, 100 रुपया का अमाउंट ये लिखेंगे। सिर्फ यही इसमें है, इसमें कुछ नहीं। जो कैश का जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें लिखाएगा। जो 100 रुपया प्राप्त किए हैं या डेटा से प्राप्त किए हैं क्रेडिटर से, तो वहां पे डेटर या डेटर लिखा था, क्रेडिटर को तो पे करेंगे, डेटर लिखाएगा। या सेल किया है तो 100 रुपया प्राप्त किया तो 100 रुपया का ये एंट्री लिखाएगा। ये सिंगल कॉलम है। इसमें जो कैश के ट्रांजेक्शन उसको लिखते हैं, ना कि बैंक वाले। बैंक वाले जो सेकंड जो आपके यहाँ द्विस्तरीय रोकड़ बुक, इसमें क्या होता है कि जो कैश के साथ साथ जो बैंक ट्रांजेक्शन भी किया जाता है, यानी चेक में प्राप्त है, उसकी भी एंट्री इसमें की जाती है। सिर्फ यही इसमें ध्यान रखता है कि प्रत्येक पक्ष की दो स्तंभीय लेख होते हैं। एक स्तंभीय रोकड़ बही में क्या था कि एक कॉलम की जो कैश में सिर्फ है उसी को ट्रांजेक्शन कहते हैं। द्विस्तंभीय में है कि आपको रोकड़ के साथ साथ बैंक अमाउंट, रोकड़ के साथ साथ क्या है बैंक अमाउंट। तो सेम है, प्राप्ति इधर होगा और इधर पेमेंट होंगे। और जो आपका स्ट्रक्चर हुआ डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, रोकड़, बैंक, तिथि, विवरण, ये सेम सिंपल रहेंगे। एक स्तरीय में सिर्फ कैश का कॉलम रहेगा, और द्वि स्तंभीय रहेंगे तो आपके बैंक का भी कॉलम रहेगा। इतना ही डिफरेंस रहेगा और विशेष कुछ नहीं रहेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। तो एक स्तंभ में द्वि स्तंभ में समझ गए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रोकड़ बुक था। जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होंगे या क्रेडिट में होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो द्विस्तंभीय में कौन कौन से कॉलम होंगे, रोकड़ और बैंक के कॉलम होंगे, बस इतना ही है, और इसमें विशेष कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिर आपको खुदरा रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही इसलिए बनाया जाता है कि बड़े बड़े बिजनेस आपके हैं, व्यवसाय हैं, तो उसमें क्या होता है कि छोटे मोटे खर्चे, जैसे आपके स्टेशनरी के खर्चे, जो भाड़े होते हैं इधर से उधर जाने के लिए, इन सभी जो खर्चे को एक लिमिट में करने के लिए, जैसे 10 रुपए के भाड़े हो गए तो 10 रुपए हमेशा मांगेंगे, या 10 रुपए की जो एंट्री होगी, इससे क्या हो जाएगी, जो ट्रांजेक्शन की संख्या है वो बढ़े। स्टेशनरी के 10 रुपए लिए, 20 रुपए भाड़े के लिए, और चाय पानी के लिए 20 रुपए लिए, तो इसमें जो खर्चे होंगे इससे क्या हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन लंबे हो जाएंगे। तो इससे बचाव के लिए खुद खुदरा रोकड़ बही यानी पीटी कैश बुक आपके बनाए जाते हैं। और ये जो बही है खुदरा रोकड़ बही, प्रत्येक बिजनेसमैन बनाते हैं, बड़े या छोटे हो, वो सभी इसे बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रांजेक्शन बड़े होंगे, इससे बचाव के लिए ही आपको पीटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ बही बनाया जाता है। इसके जो स्ट्रक्चर वो देखेंगे, प्राप्ति, तिथि, विवरण, और बीजक संख्या, जो आपकी रिसिप्ट होंगे उसकी संख्या लिखाएंगे, भुगतान की गई राशि और भुगतान का विश्लेषण। यहाँ पे देखेंगे पीटी कैश बुक में होता है कि जो भी इसकी रोकड़िया होते हैं या जो इसके प्रभार लिए हुए रहता है, इसे रोकड़िया ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो वो जो प्रभार लिए होते हैं, इन्हें एक मुश्त अमाउंट दिया जाता है। जैसे इसे 10,000 रुपया दे दिया गया, और साल भर के लिए आपको जितने भी डाक एक्सपेंस, दूरभाष एक्सपेंस, तार परिवहन, स्टेशनरी या अन्य जो छोटे मोटे खर्चे हैं, उसका जो पेमेंट ये करेंगे रोकड़िया, जो अमाउंट इन्हें लमसम अमाउंट दे दिया जाता है कि आपको 10,000 रुपया दे दिया जाता है, और जितने भी खर्चे, छोटे छोटे खर्चे हैं, वो आपको देखना है। जैसे मैनेजर से या किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए आपको खुदरा बही बनाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि खुदरा बही में जो है, जो रोकड़िया को जो अग्रिम प्राप्ति होती है, यानी एक मुश्त अमाउंट आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक खुदरा बही तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो बताएंगे, कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ लेंगे।
तो ध्यान रखना कि खुदरा बही में क्या होता है कि अग्रिम अमाउंट आपको प्राप्त होती है, एडवांस में अमाउंट मिल जाती है जो इसके प्रभार लिए होते हैं खुदरा बही संचालक रोकड़, जो जिसे रोकड़िया हम लोग कहते हैं हिंदी में, वो एक मुश्त अमाउंट इसे दे दिया जाता है, जैसे 10,000 रुपये दे दिए और आप खर्चा करते रहे सालों भर जितनी भी परिवहन स्टेशनरी, और लास्ट में इसकी बैलेंसिंग फिगर किया जाता है कि कितना खर्च हुआ और हमने इन्हें कितना दिया था। ठीक है, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको है। मुद्रा नहीं का स्ट्रक्चर फिर से बता दीजिए। मुद्रा नहीं का क्या कमेंट किए हैं? मुद्रा नहीं का स्ट्रक्चर फिर से बता दीजिए। मुद्रा भी, मुद्रा भी मतलब रोकड़, रोकड़ की बात कर रहे हैं क्या? कैश, रोकड़ वही की बात कर रहे हैं, तो रोकड़ वही की सेम ट्रांजैक्शन है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे आपने जो अकाउंट बनाते थे खुदरा, खुदरा वही, खुदरा वही यही आपको है, खुदरा वही फिर से बता, अच्छा ठीक है, खुदरा वही है यही है। तो इसमें देखेंगे कि जो खुदरा वही बनाने का जो आवश्यकता पड़ी वो किस लिए पड़ी, कि जैसे आपके दूरभाष एक्सपेंस है या परिवहन एक्सपेंस, स्टेशनरी या चाय पानी के जो नाश्ते हैं, तो इससे जो आपने जनरल एंट्री करेंगे उसकी संख्या महीने में तो यहाँ 100 वो आप चाय पी जाएंगे, 30 दिन है तो 30 दिन के चाय पी जाएंगे, तो 30 ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाएंगे। और स्टेशनरी खर्चा, कहीं आपने सामान लाने गए तो उसके लिए परिवहन खर्च हो जाते हैं, या जो भी डाक एक्सपेंसेज है या स्पीड पोस्ट करना है, तो इन सभी से बचने के लिए आपको जो है वह खुदरा रोकड़ बही बनाया जाता है, नहीं पीटी कैश बुक आपको बनाया जाता है। तो ये जो बनाने के लिए क्या कहते हैं कि एक जो अमाउंट जो प्रभार दिया जाता है, एक आदमी को बैठा दिया जाता है कि आपको 10,000 रुपया दे दिया जाता है, जितनी भी छोटी मोटी एक्सपेंसेज होते हैं, जो छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेज हैं, जैसे आपको बताया अभी कि डाक एक्सपेंस, दूरभाष एक्सपेंस, परिवहन, स्टेशनरी, नाश्ता, चाय पानी की ये सब जो खर्चे हैं उसके लिए इन्हें 10,000 रुपया दे दिया जाता है, और आप जो भी आवश्यकता पड़ेगी उससे आप निकाल के खर्चा करते रहेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी जो अमाउंट, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर जैसे आपको एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे प्राप्त राशि जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना मिला, 10,000 रुपया मिला है। भुगतान अगर 10,000 रुपया कर देते हैं तो ठीक है, लास्ट में भुगतान की गई राशि या जो भी हो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो एक्सपेंसेज है वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। सिर्फ यही है कि एक व्यक्ति को लमसम अमाउंट दे दिया जाता है और उससे छोटी मोटी एक्सपेंसेज को खर्चा करना, तो ये खुदरा बही के अंतर्गत ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। यहाँ तक देख लिए, और आगे अब हम लोग चलेंगे, कोई डाउट है तो फिर से पूछ लेंगे। उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या है कि क्रय पुस्तक, परचेज बुक के बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं कि परचेज बुक में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्रेडिट होते हैं या कैश वाले भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उस समय जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तब आप आसानी से बना पाएंगे, या अब जब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उधार क्यों होता है। इसमें देखेंगे माल से संबंधित सभी उधार क्रय पुस्तक में लिखा जाता है, जितनी भी जो गुड्स हैं उससे संबंधित उधार क्रय, ये ध्यान रखेंगे कि परचेज बुक यदि आपको पूछेगा तो इसमें किसकी एंट्री होती है, उधार क्रय जो है वह पुस्तक में लिखी जाती है। जबकि नगद क्रय कहाँ लिखी जाती है, रोकड़ बुक में हम लोग एंट्री कर देते हैं। क्या करते हैं, रोकड़ बुक में इसकी एंट्री कर देते हैं। जितनी भी कैश में आपने, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है रोकड़ बही में कर लेते हैं। तो जो क्रय पुस्तक है उसमें क्या लिखा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, उधार क्रय ही लिखा जाता है। अब क्लियर होगा कि उधार क्रय किस लिए लिखा जाता है, क्योंकि जो कैश में ट्रांजेक्शन है वो तो कैश बुक में हमने लिख दिया है, तो जो उधार क्रय होगा वो आप लोग क्रय पुस्तक में लिखाता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं, यूपी एमपी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए कि उधार पुस्तक में आपकी कौन सी एंट्री होती है, तो उधार क्रय यानी क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा विशेष याद नहीं रखना आपको।
चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो उम्मीद है कि इसे नोट कर लेंगे, ये वाली पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि क्रय पुस्तक में माल से संबंधित उधार क्रय पुस्तक में लिखी जाती है, जबकि नगद क्रय पुस्तक रोकड़ के अभिलेख किया जाता है। नोट करेंगे तो बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं वो जरूर नोट कर लेंगे, जिससे आपको रिवीजन के टाइम में आसानी हो जाएगी। चलिए हो गया, तो नेक्स्ट आगे देख लेंगे हम लोग। क्रय पुस्तक के बाद हम लोग क्रय वापसी पुस्तक को देखेंगे। क्या है? क्रय वापसी पुस्तक को हम लोग देखेंगे। क्रय पुस्तक वापसी को देखेंगे। क्रय पुस्तक वापसी, इसमें भी जो उधार आपने क्या किया था, क्रय किया था, उधार क्रय किए थे, इस उधार क्रय को ही इसमें एंट्री की जाएगी जब आप किसी वस्तु को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। यानी कोई चीज आपने परचेज किया है, उधार में परचेज किए हैं, क्या अपने आप को क्या मानना है, एक बिजनेस मानना है, तो आप हैं वो किसी वस्तु को परचेज किए हैं। परचेज करने के बाद क्या करना है कि उसकी क्वालिटी में डिफेक्टेड पता चला या किसी अन्य कारणों से उस वस्तु को हमें रिटर्न करना है, तो जो उधार क्रय किए थे उसे रिटर्न करेंगे, उसे भी हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, क्रय वापसी पुस्तक में एंट्री करेंगे। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्रय वापसी में भी क्या करते हैं, उधार क्रय को ही एंट्री की जाती है जो रिटर्न किया जाएगा। बस इतना ही, इसमें कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है। नगद की तो जानेंगे कि कैश में एंट्री होता है, उसी तरह से आपका विक्रय पुस्तक, तो विक्रय पुस्तक में भी आपको जो उधार विक्रय किया गया है, विक्रय का एंट्री या प्रविष्टि करते हैं। अब क्यों कहते हैं, जो तो आपको पता ही है कि जो कैश वाले हैं वो हम लोगों ने कैश बुक में कर लिए हैं। तो इतना ही इसमें भी है कि जो विक्रय बुक है या जितने भी बुक आपको अभी ने हम लोग देखा, क्रय बुक, विक्रय बुक या क्रय विक्रय, क्रय वापसी बुक है, उसमें जो भी एंट्री होती है वो उधार से संबंधित होती है, यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट परचेज रिटर्न को ही एंट्री की जाती है। तो यही आपको याद रखना है इसमें। और इसके स्ट्रक्चर के यदि आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर किस तरह से होंगे, तो कुछ इस तरह से होंगे। इसमें डेट हो जाएंगे, तिथि हो जाएंगे, और जो रसीद होंगे बीजक की संख्या हो जाएंगे, बीजक की संख्या। और इसमें आपूर्तिकर्ता का नाम, क्या है, आपूर्तिकर्ता का नाम हो जाएंगे, जो भी आपूर्तिकर्ता उनके नाम, इधर लेजर फोलियो लिख लेंगे और इधर अमाउंट का कॉलम दे देंगे। बस इतना ही आपको रहेगा। चलिए अमाउंट सही से लिख लेते हैं, अमाउंट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। डेट वाइज आपको यहाँ पे आपूर्तिकर्ता का नाम, यानी विक्रय बुक है तो आपको डेबिट नाम, यानी नाम में लिखा जाएगा, यानी डेबिट वाले अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जानते हैं कि सेल जो होंगे वो नाम में होंगे, कैश टू सेल। चलिए आगे देखेंगे। कैश विक्रय बुक है तो कैश टू सेल, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट वाले होंगे, सॉरी, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। और वहीं आपके सेम स्ट्रक्चर रहेंगे, और परचेज वाले रहेंगे तो सिर्फ यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, नाम कर देंगे। डेबिट वाले कॉलम रहते हैं, आपूर्तिकर्ता के नाम रहते हैं जो डेबिट अमाउंट में रहेंगे और क्रेडिट अमाउंट में रहेंगे, यही रहता और कुछ नहीं रहता। परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ आपको क्रेडिट कर देना है नीचे, यहाँ पे चेंज करके डेबिट की जगह पे, और सेल है तो क्रेडिट होगा, सेल रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगा, इतनी अंतर रहता। और सेम स्ट्रक्चर रहता है, इसमें कुछ नहीं। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना कि विक्रय बुक है उसमें किसकी एंट्री होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी भी आपने समझ गया है, किसमें किसकी एंट्री होती है, उधार विक्रय वापसी, जो सौदे हैं उसका प्रविष्टि करते हैं या लेख करते हैं, प्रविष्टि या प्रविष्टि करते हैं। तो यही इसमें आपको ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं है। और अन्य जो मध्य हो गए हैं उसे हम लोग मुख्य रोज नामचा में लिख देते हैं। जैसे आपको प्रारंभिक प्रविष्टि हो गए, कोई भी एसेट्स आ रहे हैं, कैपिटल्स आ रहा है, तो इसकी एंट्री मुख्य प्रविष्टि में की जाती है।
नेक्स्ट देख लेंगे जो अब जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान में रखना। तो फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे कि क्या क्या आपको टॉपिक को याद रखना था। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, तो ये तो नॉर्मल चीज थी कि जो व्यवसाय की ट्रांजैक्शन बढ़ने के कारण विशेष रोज नामचा हम लोग बनाते हैं। रोकड़ बही जो था, यहाँ पे जो ध्यान रखेंगे, रोकड़ बही में किसकी एंट्री की जाती है? रोकड़ बही में हम लोग जो है वह कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, ठीक है। और क्रय बुक में जो हम लोग करते हैं वो उधार क्रय की एंट्री करते हैं। क्रय वापसी में उधार क्रय वापसी की एंट्री करते हैं। विक्रय बुक में उधार विक्रय की एंट्री करते हैं। और उधार वापसी में, सॉरी, विक्रय वापसी में जो है वह किसकी एंट्री करते हैं? उधार विक्रय वापसी के। और जो मध्य रह जाएगा मुख्य रोज नामचा में लिख देते हैं, जैसे एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स, डेटर्स, कैपिटल और स्टैंडिंग कमीशन, ये सब मुख्य रोज नामचा में आते हैं। इसके बाद आगे अब हम लोग चलेंगे एक कॉलम दो कॉलम वाले। और खुदरा रोकड़ बुक भी समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलम चेंज होते हैं। फिटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ बुक था, वो आपको ध्यान रखना है, इसमें एडवांस अग्रिम अमाउंट प्राप्त होते हैं, उसी को आगे खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे बियर किए जाते हैं। आगे देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, सारी चीजों को हम लोग कवर करके चलेंगे, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से वहां पे आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड दिखा के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग। बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बैंक रिकॉग्नाइजेशन। अब हम लोग जनरल एंट्री से जितनी भी थी वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। थोड़ा सा बैंक रिकॉग्नाइजेशन छोटी सी टॉपिक है, इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस पे आ जाएंगे। बैंक समाधान विवरण। समानता ऐसा अनुभव किया गया कि जब रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक स्तंभ का योग की तुलना बैंक विवरण द्वारा प्रदर्शित शेष से किया जाता है। जैसे आपके पास क्या है, कैश अकाउंट या कैश बही था, ठीक है। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास निकला वो हम लोग किससे मैच करते हैं? पासबुक से। पासबुक पासबुक से मैच करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आते हैं उसके लिए जो तैयार किया जाता है वो बैंक समाधान विवरण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे वही लिखा होता है, जब रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक स्तंभ का योग की तुलना बैंक विवरण द्वारा प्रदर्शित शेष से किया जाता है तो यह समान नहीं होता। क्या? कि दोनों का जो अमाउंट रहता है, जो रोकड़ बही का अमाउंट है और पासबुक का अमाउंट है, जो बैलेंसिंग फिगर, वो दोनों समान नहीं रहते हैं। तो इसी अंतर को समाधान करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। इसीलिए हम सर्वप्रथम इस अंतर के कारणों का निर्धारण करना पड़ता है। क्या? इसका निर्धारण करना पड़ता है। उन्हें एक विवरण जिसे बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। वहीं जो अभी हम बताए कि जो रोकड़ बही की जो आपके बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है वो समान नहीं रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह विवरण इन दोनों पुस्तकों के शेष का मिलान होता है। क्या कहते हैं? दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर होते हैं उसे हम लोग मैच करते हैं। बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए हमारे पास रोकड़ बही के अनुसार बैंक स्तंभ में दिए गए शेष व उस तिथि विशेष तक दोनों पुस्तक में दर्शाए गए लेन देन का विवरण उपलब्ध होना चाहिए। अब तो जिन वाली चीज है कि आपने रोकड़ बही की जो अमाउंट है, जो बैंक कॉलम का जो अमाउंट और पासबुक दोनों जब आपके पास उपलब्ध रहेंगे तब ना दोनों से कंपैरिजन कर पाएंगे। यही आपको इसमें लिखा हुआ कि दोनों को कंपैरिजन किया जाएगा, उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखेंगे, यदि दोनों पुस्तक में एक सेकंड, चलिए यहाँ आगे देख लेंगे।
यदि दोनों पुस्तकों के शेषों में अंतर पाया जाता है तो उनमें दिखाई गई विभिन्न मदों की तुलना कर अंतर तथा उस धनराशि का निर्धारण किया जाता है जितने का अंतर होता है, ताकि बैंक समाधान विवरण का निर्माण किया जा सके। तो ओवरऑल इसमें यही लिखा हुआ है कि जो आपका रोकड़ बही का बैंक कॉलम होता है और आपकी पासबुक का बैंक कॉलम है, वो दोनों जो है मिलान किया जाता है, क्योंकि बैंक जो अपनी तरफ से एंट्री करते हैं, आप अपनी तरफ से एंट्री करते हैं, और जो जो डिफरेंस आएंगे वो हम लोग अब देखेंगे। क्या है कि जो जो डिफरेंस आएंगे वो हम लोग देखेंगे कि बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे देख लेंगे कि जो जो आपकी रोकड़ बही है, इसकी कॉलम जो है वो देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि रोकड़ बही की लेन देन व पासबुक की लेन देन को मिलान किया जाता है। यहाँ तक समझ गए। बैंक विवरण में दर्शाई गई राशि का शेष और रोकड़ बही की जो बैंक कॉलम होते हैं उसकी जो राशि है उसे क्या करते हैं, हम लोग मिलान करते हैं। अब इसकी डिफरेंस के कारण क्या क्या है वो भी आप लोग जान लेंगे। जैसे आपने कोई चेक बुक पेमेंट की है, पेमेंट की हम बात करें कि पेमेंट आपने किसी क्रेडिटर को कर दिया है, तो आपने तो अपनी बुक में एंट्री कर दिया कि हमने पेमेंट कर दिया, बट जो क्रेडिटर था वो बैंक से चेक को क्या पेमेंट नहीं करवा पाया, अपने पास ही वो रख लिया, तो डिफरेंस आएंगे। सेकंड, कोई भी यदि बैंक आपको इंटरेस्ट दे देता है या लाभांश दे देता है तो बैंक पासबुक में तो एंट्री है लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोई भी आपकी आहरण भुगतान है वो भी इसमें एंट्री शामिल नहीं होते हैं। कोई भी शुल्क है वो बैंक का जो शुल्क है वो क्या कर लिया, वो चार्ज कर लिए हैं, तो उसके बिहाफ में भी आपकी कैशबुक और पासबुक में दोनों में इन जो है वो डिफरेंस दिखाई दे देते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इन डिफरेंस का कारण आसानी से समझ गए कि बैंक जो है वो अपने हिसाब से एंट्री करता है और जो व्यवसाय है वह अपने हिसाब से एंट्री करते हैं। इसके बाद आगे अब हम लोग देखेंगे जो बैंक का स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह से भी बनते हैं। एक तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे रोकड़ बही के अनुसार जो शेष दिया गया है, यानी कैश बुक आपने बनाया था उसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपके पास होगा। तो हम लोग देखिए कैश बुक का एंट्री से हम लोग किधर चलेंगे, कैश बुक से चलेंगे पासबुक की ओर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो कैश बुक की एंट्री आपके पास है, जो बैलेंसिंग फिगर मान लेते हैं कैश बुक का 10,000 है, तो इससे हम लोग किधर जाएंगे, हमारे पास तो ये है, तो इससे चलेंगे इधर की ओर। तो वहीं इसमें दिया गया है कि जोड़ेंगे किसे और घटाएंगे किसे, ये हम लोग देखेंगे कि भुगतान के लिए निर्गमित चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है। सबसे पहले देख लेंगे कि जो आपके पास कैश बुक है और आपने एक चेक दे दिया था, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिए थे, चेक देते तो आपने कैश बुक में आपने तो डिडक्ट कर दिया था ना, लेकिन पासबुक में डिडक्ट नहीं हुआ, तो हम लोग जा किधर है, पासबुक की ओर। तो पासबुक में डिडक्ट नहीं है तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि भुगतान के लिए चेक जो दिया गया था पहले से हम लोग क्या कर दिए, भुगतान कर दिए हैं, तो वो जो डिडक्ट कर लिए हैं। जैसे कोई भी चेक आपने दिया था तो आपने तो कैश बुक में डिडक्ट कर लिया है, लेकिन पासबुक में डिडक्ट नहीं है, तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि पासबुक की ओर चलना है, तब ना पता चलेगा कि जो अमाउंट हमने माइनस नहीं किया है, यदि इसमें हमने माइनस कर लिया था ये भुगतान हो रहा है। जैसे कैशबुक में भुगतान हम लोगों ने किया है तो यहाँ तो घटाया हुआ था, तो इसीलिए से आप जोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। आगे देखेंगे बैंक द्वारा दिया गया ब्याज की राशि, यानी आपको पता है कि बैंक ने ब्याज की राशि दिया था, तो बैंक पासबुक क्या हो जाएगा, इंक्रीज था, लेकिन हमारे पासबुक जो है वो इंक्रीज नहीं है, तो इसे ऐड कर लेंगे और ये अमाउंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद आगे देखेंगे क्या घटाएंगे, जमा किए गए चेक, यदि आपने क्रेडिटर को दिया गया था या कोई आपने चेक जमा किया, यहाँ पे देखेंगे जो चेक जमा किया उसे अभी बैंक में संग्रहित नहीं किया गया, यानी कलेक्ट अमाउंट नहीं हुआ पासबुक में, तो वो एंट्री नहीं था, इसलिए हम लोगों ने घटा दिया था। यदि यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास कैश बुक है, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया कि मेरे पास वो अमाउंट आ जाए, ठीक है, अमाउंट मेरे पास आने के लिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर रखा था,
जो ऐड कर रखे हैं उसे हम लोग घटा देंगे क्योंकि पासबुक में घटा हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट याद रखेंगे। बैंक शुल्क जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया था, यहाँ पे देखेंगे जो बैंक शुल्क है तो पासबुक में जो क्या है वो डिडक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ डिडक्ट नहीं था तो हम अपने बुक में भी डिडक्ट कर लेंगे, फिर पासबुक का बैलेंसिंग आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत ही समझ पाए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपके पास रोकड़ जो है कैश बुक में जितनी भी एंट्री हुआ है यानी प्लस होल है, क्या कि प्लस ऐड हुआ है तो उसे क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने पासबुक जमा किया था, कैश बुक सॉरी चेक जमा किए हैं अमाउंट रिसीव करने के लिए, क्या है कोई चेक आपके पास है वो बैंक में आपने जमा किया तो अमाउंट रिसीव करने के लिए दिया था तो आपने क्या है ऐड किया हुआ था कैश बुक में, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग निकाल रहे हैं किसका पासबुक का बैलेंस, इसलिए इसे घटा देते हैं। एक चीज समझ गए, यदि आपने चेक पे कर रखा है, क्या है पे कर रखा है, ये चेक क्या किया है पे किया है, पे किया है तो आपने तो अपना क्या है कैश बुक में माइनस कर रखा है, तो इसे क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग कैशबुक से पासबुक की ओर चलेंगे तो आपने जो किया हुआ है उसका उल्टा करना है, ये ध्यान रखना है। जो डिफरेंस आपको पासबुक के हिसाब से आ रहा है, जैसे आपने भुगतान किया था पे किया था चेक तो आपने माइनस किया हुआ था तो उसे आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो आपने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में यानी आपने क्या कैशबुक में प्लस किए हुए हैं और पासबुक में क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब, क्योंकि पासबुक की ओर हम लोग जा रहे हैं। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताएंगे कि चीजें समझ में आई होगी। यदि आप कैशबुक की बैलेंसिंग फिगर से चल रहे हैं और आपने कैशबुक में ऐड कर दिया है, कोई अमाउंट आपने जोड़ रखा और पासबुक में उस अमाउंट को जोड़ा नहीं है, तो हम लोग जो पासबुक में नहीं जोड़ा है तो हम लोग भी नहीं जोड़ेंगे, क्या है हम लोग भी उसे नहीं जोड़ेंगे यानी उसे घटा देंगे। पहले से तो ऐड है तो घटा देंगे तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा ना। बताएंगे समझ में आया, यहाँ पे कमेंट करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, हम वेट करेंगे आपका कमेंट का, जो फिर से इसे बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, वो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन इस पे है, हम जान रहे थे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या है 10,000 रुपया का जो कैश बैलेंस है, 10,000 रुपया का क्या है कैश बैलेंस है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चेक है डिपॉजिट किए हुए हैं, जो स्टेटमेंट प्राप्त हुआ कि डिपॉजिट किए हुए हैं 5,500 का डिपॉजिट किए हुए हैं। तो इसमें क्या अभी बताएंगे कि जो आपके पास कैशबुक है उसमें ये 500 रुपया इंक्लूड है या नहीं है, कमेंट करके बताएंगे। कुछ आपके पास कैश बुक हमने बनाया था तो चेक हमने डिपॉजिट किया था तो कैश बैलेंस ये बैंक बैलेंस का जो कॉलम है वो जो बैंक जो स्तंभ था उसकी कॉलम का ये बैलेंसिंग फिगर है। तो चेक डिपॉजिट करेंगे तो इसमें तो ऑलरेडी क्या है ऐड किया हुआ है, तो जो ऐड है और पासबुक में क्या है ऐड नहीं है। पासबुक में क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि ये डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक आपकी चेक को अनदर ब्रांच में भेजेगी और वहां से कलेक्ट करने में अमाउंट टाइम लग जाती है, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, जो ऐड था उसे घटा देंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं, यहाँ पे देखेंगे आपके सामने एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि 31 मार्च 2022 को बैंक समाधान विवरण बनाइए, बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट आपको बनाना। सबसे पहले आपके पास दिया बैंक रोकर के अनुसार बैंक शेष कितना है 50,000 रुपया है। सेकंड आपको दिया हुआ कि 6,000 रुपये का निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपने चेक इशू किया है किसी क्रेडिटर को बट उसने बैंक में जमा नहीं किया है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट है, बैंक ने 8,000 रुपया का प्रत्यक्ष लाभांश फर्म खाते में जमा किया है, परंतु इसकी रोकड़ बही में नहीं है, रोकड़ बही में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको है 400 रुपये की बैंक शुल्क की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में नहीं है, जो बैंक चार्ज किया है उसकी रोकड़ बही में हम लोगों ने नहीं किया। नेक्स्ट जो है वह 6,000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया था, लेकिन अभी तक वह कलेक्ट नहीं, संग्रहित नहीं हुआ है। तो अब इससे हमको बैंक स्टेटमेंट बनाना है। आपके पास सारा चीज दिया हुआ है, यहाँ से जो ऊपर में जो स्ट्रक्चर है वो लिख लेंगे, विवरण अमाउंट। यहाँ पे 2 कॉलम करके बनाते हैं। प्लस अमाउंट क्या है कि जिसे हम लोग ऐड करेंगे वो अमाउंट, और जो माइनस करेंगे वो अमाउंट। ठीक है, ये 2 कॉलम आपके लिए है। यहाँ पार्टिकुलर यानी विवरणी कुलर। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, रोकड़ बही का बैंक शेष। तो लिखेंगे रोकड़ बही का बैंक शेष कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपया। प्लस अमाउंट में इसे हम लोग लिख लेते हैं। आगे देखेंगे सेकंड जो पॉइंट है वो देखेंगे, 6,000 रुपया का निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो 6,000 रुपया का निर्गमित चेक का मतलब क्या हुआ, जो रोकड़ बही में जो हमने अमाउंट दिया था वो क्या करेंगे, रोकड़ बही पहले बताएंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो 50,000 रुपया का शेष बैलेंस आपको बैंक बैलेंसिंग जो है आपके रोकड़ के अनुसार, उसमें से 6,000 रुपया का चेक हमने इशू किया था। तो ये जो अमाउंट है इसमें 6,000 रुपया घाटा हुआ है या नहीं घाटा हुआ है। ऑब्वियसली हमने यदि अपना चेक बनाए हैं किसी को दिए हैं तो अपनी जो एंट्री करेंगे उसमें अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, क्या डिडक्ट कर देते हैं। तो अब जो है वो हमने पाया कि जो भुगतान किए थे वो बैंक में भी प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी बैंक में क्या है वो माइनस नहीं हुआ है। हमने माइनस किया और आपने माइनस नहीं किया, यानी बैंक ने माइनस नहीं किया, तो वो ऑब्वियसली क्या है उसे हम लोग ऐड करेंगे, तब ना आपको बैलेंसिंग फिगर पता चलेगा। मान लेते हैं आपके पास 10 रुपया है, उसमें से 2 रुपया आपने डिडक्ट कर रखा, यानी 8 रुपया हो गया। ठीक है, एक बंदा है उसके पास जो 10 रुपया उसने 2 रुपया डिडक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, जो 2 रुपया अब उसने डिडक्ट नहीं कर रखा। अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर इतना था, ये डिडक्ट करने के बाद की बात है। अब हमें यहाँ पे आना है, तो क्या करेंगे, जो ये माइनस हमने पहले से कर रखा था ऑलरेडी उसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। सिंपल यही है कि जो चेक हमने इश्यू किया था तो वो क्या किए थे, कैश बुक में माइनस किए थे, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना है। यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट बनाएंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, निर्गमित चेक भुगतान। ठीक है, निर्गमित चेक भुगतान कितना अमाउंट है, 6,000 रुपया। अब समझ में आ गया, यहाँ से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि आपके पास कितना है, 8 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से 2 रुपया डिडक्ट किया हुआ था। ठीक है, इसने किसी को पे किया था, लेकिन अब ये एक बंदा है उसके पास देखा कि ये 2 रुपया पे नहीं किया था। अब हम इसके बराबर आने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपया ऐड करेंगे तब ना इसके बराबर आएंगे। तो वही इसमें है कि रोकड़ बुक में जो हमने चेक इशू किया था उसे पहले से डिडक्ट कर रखा है, लेकिन अब हमें पासबुक की ओर जाना है, तो पासबुक में तो डिडक्ट नहीं है, तो हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, जितना अमाउंट से कम था उससे ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट वही देखेंगे, बैंक ने 8,000 रुपया का लाभांश प्राप्त किया। क्या कि बैंक ने 8,000 रुपया का लाभांश प्रत्यक्ष संकलन किया, फार्म खाते में जमा कर दिया। जो फार्म की अकाउंट है उसमें बैंक वाले ने क्या किया कि जमा कर दिया, परंतु इसकी प्रविष्टि रोकड़ बुक में नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपकी जो कैश बैलेंस थी, कैश बुक था, उसमें इसकी एंट्री नहीं किया हुआ था। ठीक है, एंट्री नहीं किया हुआ है, लेकिन पासबुक में एंट्री है। तो क्या करेंगे, पासबुक में एंट्री है तो पासबुक की हिसाब से देखेंगे, पासबुक में एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे, पासबुक में आपको एंट्री कर देंगे। लाभांश लिखेंगे, लाभांश 8,000 रुपया। सिंपली यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि रोकड़ बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या है कि कैश
वही है, कैश बुक है, उसकी शेष से स्टार्ट करेंगे और जाना कहाँ पे हम लोग को, पासबुक की ओर जाना है। तो जो पासबुक में नहीं हुआ हुआ वो ही यहाँ पे करना है। जैसे पासबुक में चेक हमने इशू किया था तो क्या माइनस नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने माइनस किया था तो प्लस कर लेंगे। और यहाँ पे जो देखेंगे जो लाभांश का अमाउंट है वो हमने क्या किया, इसमें नहीं जोड़ा था, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे क्योंकि पासबुक में जुटा हुआ है, ठीक ना। पासबुक के अमाउंट को बैलेंसिंग करना है हम लोग को, पासबुक के पास पहुंचना। तो पासबुक का अमाउंट पासबुक में क्या है, ऐड था तो ऐड कर लिए। पासबुक में चेक नहीं मैंने भुगतान किया यानी नहीं डिडक्ट किया है, तो ऑब्वियसली इसमें ऐड करना हो क्योंकि हमने अपनी अमाउंट में माइनस कर रखा था। और पासबुक में क्या है, यदि आपने माइनस किया तो पासबुक में ऑटोमेटिक कम बैलेंसिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखेंगे, 400 रुपया का बैंक शुल्क था वो रोकड़ बुक में नहीं है। क्या कि 400 रुपया जो शुल्क है वो पासबुक में क्या है, डिडक्ट किया हुआ है, तो बैंक शुल्क यहाँ देखेंगे, बैंक शुल्क क्या है, पासबुक में डिडक्ट है तो कैशबुक में भी हम लोग डिडक्ट करेंगे, माइनस अमाउंट इधर लिख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 6,000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया था लेकिन अभी तक संग्रहित नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि 6,000 रुपया हमने जमा कर लिया है, पासबुक में हमने क्या किया है, जमा किया है, तो अपने अकाउंट में क्या किया थे, ऐड कर लिए थे ना। जैसे हमने आप अपनी जो बही खाता बनाएंगे, यदि आपने बैंक में एक चेक जमा किया तो उसकी तो एंट्री कर लिए हैं, प्लस कर लिए होंगे, तो इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चेक जमा लेकिन संग्रहित नहीं हुआ, क्या है, कलेक्ट नहीं हुआ है, संग्रहित नहीं हुआ है। कितना अमाउंट है वो, 6,000 रुपया। यहाँ तक आएंगे, अब हम लोग इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। एक बार इसे फिर से समझा देंगे, चलिए। यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो आपके पास ये 50,000, 8,000, 6,000 यानी 64,000 रुपया। इधर भी 64,000 रुपया आया। और यहाँ पे आपको आ जाएंगे 68, 58 अच्छे 64 यानी 57,500। यहाँ पे यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो अमाउंट बैलेंस है वो 400 रुपया, कितना है, 400 रुपये। 400 रुपया बैंक शुल्क कितना था, 400 रुपया था। यहाँ पे ये 600 हो गए, यानी पासबुक का जो एंट्री है बैंक पुस्तिका के अनुसार शेष कितना है, 57,600 रुपया। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको क्या कैलकुलेट करके लाना था, कि बैंक पासबुक का शेष। एक बार फिर से समझेंगे, आपके पास सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, सर क्वेश्चन बाइलिंगुअल, ठीक है, ज्यादा समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन को बाइलिंगुअल नेक्स्ट क्लास से कर देंगे, अभी समझ लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि जो कैश बुक है आपकी, कैश बुक का बैंक जो कॉलम था, बैंक कॉलम का जो शेष दिया हुआ है 50,000 रुपया, ठीक है। 6,000 रुपया इशू है, इशू चेक है, क्या है, इशू चेक, आपने चेक इशू किया। और जो चेक लिए हैं भुगतान के लिए इशू किया था, यानी पेमेंट के लिए चेक इशू किए हैं, वो अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो पासबुक में सिंपली आप देखेंगे कि आपने जो अपनी बुक था कैश बुक, उसमें तो माइनस कर रखा था, ये एंट्री क्या किए थे, माइनस कर रखे थे, हमने निर्गमित कर लिया है। तो इसकी जस्ट उल्टा करेंगे, यदि आपने माइनस कर रखा तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। आगे वाली एंट्री देखेंगे, बैंक ने 8,000 रुपया का डिविडेंड दिया है, बैंक को कहीं से प्राप्त हुआ है, तो पास यहाँ पे देखेंगे कि बैंक को यदि प्राप्त हुआ तो आप अपनी कैशबुक में एंट्री कर पाएंगे, नहीं कर पाए होंगे, आपने अपनी पासबुक में क्या है, एंट्री नहीं किए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने माइनस कर रखा था, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, जब बैंक का स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 8, यहाँ पे देखेंगे 8,000 रुपया का जो डिविडेंड आपने प्राप्त किया था वो फार्म के खाते में जमा है, लेकिन फार्म को थोड़ा ना पता है कि आपकी बैंक पासबुक में क्या क्या बैंक वाले कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है वो आपकी जो कैशबुक है उसमें इसकी एंट्री नहीं है, माइनस का मतलब इसकी एंट्री नहीं है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब बैंक का स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्लस करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि 400 रुपया के बैंक शुल्क की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में नहीं है, यानी जो बैंक चार्ज है वो बैंक चार्ज 400 रुपया कर लिया, तो पासबुक में तो अब इसी है कि बैंक बिना आपसे पूछे 400 रुपया काट लेंगे। तो आपकी पासबुक में क्या है, इसकी एंट्री नहीं है, माइनस जो अमाउंट था बैंक शुल्क वो एंट्री नहीं है। तो ऑलरेडी क्या है, यदि आपकी 400 रुपया माइनस नहीं किया हुआ है तो जो कैश बुक है उसमें तो ऑब्वियसली आपके पॉजिटिव होगा। तो इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं, कैश बुक से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जो बैंक शुल्क आपकी पासबुक में नहीं हुआ था उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है 6,000 रुपया का एक चेक जमा किए थे। क्या है कि हम लोगों ने चेक जमा किया था और अभी तक हमने क्या किया, प्लस कर लिया। एगो चेक था आपके पास, वन चेक है आपको जो आपने बैंक में दिया था कि इसको हमको पैसा चाहिए, तो बैंक बोला कि 3 दिन के बाद है आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ऑलरेडी इसे हम लोग क्या कर रखे हैं, जो चेक था उसे हम लोगों ने अपनी कैश बुक में प्लस कर रखे थे, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे जब बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सिंपली अब समझ में आ गया होगा, जो हमने माइनस कर रखा था चेक इशू कर लिए हैं, तो अपनी कैश बुक को देखेंगे क्या किए थे, माइनस कर रखे हैं, लेकिन अब बैंक रिकॉग्निशन बनाएंगे तो इसे हम लोग प्लस कर लेंगे क्योंकि ये पासबुक में एंट्री नहीं था। आगे देखेंगे कि बैंक से लाभांश प्राप्त हुआ है। तो बैंक से यदि आपको लाभांश प्राप्त हुआ तो ऑलरेडी आपके पास पासबुक में तो ऐड है 8,000 रुपया, लेकिन आपके जो कैश बुक है उसमें ऐड नहीं है। तो ऑब्वियसली पहले से ही आप लोग क्या है, आपकी बैलेंसिंग फिगर माइनस में है, 8,000 रुपया से कम है, यानी ये माइनस आपने नहीं किया लेकिन ऑलरेडी ऑटोमेटिक बैंक पासबुक में चढ़ गया, तो आपकी जो कैश बुक है वो -8,000 रुपया से है। तो इसीलिए इसे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 400 रुपया का जो शुल्क है वो आपकी पासबुक में क्या है, माइनस है, क्योंकि शुल्क तो आपको पता नहीं है, लाभांश आपको पता नहीं, तो पासबुक के हिसाब से देख रहे हैं कि पासबुक जो है उसमें क्या है, माइनस किया हुआ है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यदि कोई पासबुक में माइनस है तो आपकी जो कैश बुक है ऑटोमेटिक 400 रुपया से एक्स्ट्रा है, यानी प्लस हुआ है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये बैंक रिकॉग्निशन की इस साइड वाली एंट्री है। नेक्स्ट देखेंगे 6,000 रुपया का चेक हमने बैंक में जमा किया। एक चेक मेरे पास है, अपनी जो डेटर्स थे उससे हमें चेक प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो चेक आपको बैंक में जमा किए हैं, लेकिन बैंक में क्या है, अभी तक उसे प्राप्त नहीं किया था, वो कलेक्ट अमाउंट नहीं कर पाया था। तो चेक हमने जमा किया तो अपनी जो कैश बुक था उसमें क्या कर रखे हैं, प्लस कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। यदि आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया तो सिर्फ इसे आप लोग याद कर लेंगे। भुगतान के लिए निर्गमित चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ उसे ऐड करते हैं, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि पासबुक में क्या है, ऐड है, आपके यहाँ ऐड नहीं है, तो आप पहले से ही माइनस में थे तो इसे ऐड कर लें। ठीक है, जमा किए गए चेक को अभी तक संग्रहित नहीं किए गए हैं तो इसे लिख लेंगे, याद कर लेंगे। बैंक शुल्क जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है तो इसे घटाएंगे और आपको बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ओवरऑल आपको क्या करना है, फिर इस मेथड पे आना है, याद रखनी है, यानी सिंपल चीज है, जो कैश बुक में नहीं हुआ है उसकी एंट्री करना है, यानी कैश बुक में प्लस है तो माइनस में लिखेंगे और कैश बुक में माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, बैंक रिकॉग्नाइजेशन के स्टेटमेंट से बनाएंगे तब। यदि आपकी पासबुक में माइनस किया हुआ आपने नहीं माइनस किया तो ऑलरेडी आप पीछे चल रहा है ना, इसलिए इसे पॉजिटिव करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में तो फिर से वीडियो देखिएगा और फिर से इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आसान है, कोई भारी जो है वो चीज नहीं है, सिर्फ आपकी माइंड में चीजें बैठनी है कि जो पासबुक में हुआ है
वो पासबुक की ओर चल रहे हैं तो वो ही काम करेंगे। कैशबुक से चल रहे हैं तो कैशबुक में जो हमने कर लिया उसका सिर्फ अपोजिट। यहाँ ध्यान रखेंगे एक चीज कि कैशबुक में जो काम किए हैं प्लस किए हैं तो उसे माइनस कर लेंगे। अब पासबुक की ओर चल रहा है, आपने कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं किया और डायरेक्ट पासबुक में ही माइनस किया हुआ है तो यहाँ पे भी आप माइनस कर लेंगे। ये दो चीज भी डायरेक्ट याद करेंगे तो भी आपको हो जाएंगे। कैशबुक ने यदि आपने प्लस कर रखा उस अमाउंट को तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। यदि आपकी पासबुक है और पासबुक में आपकी एंट्री है प्लस में तो यहाँ पे सीधे प्लस कर देंगे। आसान हो गया कि कैशबुक ने आपने प्लस किया है तो माइनस करेंगे, कैशबुक में यदि माइनस किया है तो प्लस कर देंगे। और सिंपली कैशबुक का अपोजिट चल रहा था लेकिन पासबुक में आपका माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस कर लेना है, कैशबुक में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस कर लेना है। बशर्ते ये कंडीशन है आप रोकड़ बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझ गए कि कैशबुक में क्या है, प्लस है हुआ है अमाउंट तो उसे माइनस कर लेंगे, और कैशबुक में आपको माइनस किया हुआ है अमाउंट तो उसे प्लस कर लेंगे, और कैशबुक में माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। यानी कैशबुक के हिसाब से देखेंगे चीजों को, ट्रांजेक्शन को, तो वो हम लोग क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे। वहीं पासबुक का अमाउंट माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। पासबुक में यदि अमाउंट प्लस हुआ है, कोई चार्जेज है, माइनस था तो माइनस कर लिए। यहाँ पे देख लेंगे जो बैंक चार्जेस थे वो माइनस था तो माइनस कर लिए। तो सिंपल कैशबुक के हिसाब से चल रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर से स्टार्ट किए हैं तो कैशबुक की जो एंट्री है उसको देखेंगे तो उसका अपोजिट करेंगे, और पासबुक की जो एंट्री है उससे जैसा पासबुक में वैसा कर लेंगे। पासबुक में माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे। जैसे लाभांश पासबुक में प्लस था तो यहाँ पे पासबुक कर लेंगे। ये अब आसान हो गया होगा आपके लिए। लेकिन बसाते ये ध्यान रखना कि कैशबुक की बैलेंसिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी बैलेंसिंग से स्टार्ट करेंगे उसकी अपोजिट काम करेंगे उस खाते से संबंधित। जैसे इस पासबुक की बात था कैशबुक वाली पासबुक तो इससे ही अपोजिट बात करेंगे। लेकिन जब पासबुक की बैलेंसिंग में देखेंगे कि उसमें क्या छूटा हुआ था, बैंक शुल्क छूटा हुआ था तो पासबुक में माइनस है तो माइनस कर लेंगे। स्टेट पासबुक से उठाएंगे और अपोजिट कैशबुक की ट्रांजेक्शन से उठाएंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम लोग कल करेंगे। और आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास भी अभी तक सारा डाल दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लास है सिर्फ 2 जो है वह स्टडी मटेरियल में आपको उपलब्ध होंगे, ठीक है। सारा रिकॉर्डिंग क्लास होगा। अब देख के हम आपको कमेंट करते हैं कि क्लास 4 नहीं है, लेकिन क्लास 2 सिर्फ है, उससे वो स्टडी मटेरियल में 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और कोई क्वेरी आप सभी को? सिंपल चीजें हैं, ध्यान रखेंगे कैशबुक से हम लोग चल रहे हैं तो कैशबुक की जो एंट्री देखेंगे उससे अपोजिट करना है, और पासबुक वाला डायरेक्ट लिख देना है। पासबुक में माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस। कोई क्वेरी नहीं होगा तो आप क्लास को समाप्त करते हैं।